हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। साइंस की वर्कशीट 5 ऑन 15th ऑफ जुलाई 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट में जो करना है वो है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस यानी कि रासायनिक क्रियाएं और अभिक्रियाएं, ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ करेंगे बिकॉज काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को समझने में। हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रियाएं और समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ये हम समझेंगे। इससे पहले अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स जीके विद मनीषा धनखड़। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर आंसर्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को विस्थापित कर देती है। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाया भी गया है कि कैसे होता है। A + BC होता है तो B की जगह क्या आ जाता है, A आ जाता है। यहाँ पर A B की जगह ले लेता है, यहाँ पर B की जगह B फ्री कर दिया जाता है और A B की जगह ले लेता है, A C के साथ जाकर कंपाउंड बना लेता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट को हमने मिलाया, यानी कि आयरन लोहे को का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन है एक्वस लिखा है बेटा, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये फेरस जब सॉलिड लोहे की मेटल को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूशन में मिलाया गया तो क्या हुआ है, इस फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इस फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये बन गया FeSO4 प्लस कॉपर, यानी कॉपर सॉलिड था वो अलग सेपरेट हो गया। यहाँ ऐसे ही दूसरा रिएक्शन दिखाया गया है। इसमें हमने लिया है लेड, शीशा, लेड लिया है, लेड में कॉपर क्लोराइड मिलाया है। कॉपर क्लोराइड में लेड ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ये बन गया है लेड क्लोराइड और कॉपर फिर से सेग्रीगेट हो गया है, अलग हो गया है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक से अधिक में जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उससे अलग कर देता है। जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी को कहते हैं विस्थापन प्रक्रिया। सेम एग्जांपल है A + BC। यहाँ पर B को डिस्प्लेस कर दिया गया है और यहाँ पर A ने B की जगह ले ली है। यहाँ पर दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, वही एग्जांपल। S का मतलब सॉलिड होता है यानी कि वो ठोस अवस्था में, एक्वस का मतलब होता है वो तरल अवस्था में। यहाँ पर ये फिर से एक्वस मतलब तरल और यहाँ पर सॉलिड। आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। फेरस का मतलब होता है लोहा, कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, ये कॉपर है, ये लेड है, ये कॉपर क्लोराइड है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे द्विविस्थापन प्रक्रिया, यानी कि जब दो चीजें डिस्प्लेस होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगी। A के साथ B था और C के साथ D था, लेकिन क्या हुआ, A और C डिस्प्लेस हो गए, यानी A की जगह C ने ले ली और C की जगह A ने ले ली। इसको कहते हैं द्विविस्थापन, यानी कि दो यौगिकों के बीच में जो आयन था उसका आदान प्रदान हुआ और नया उत्पाद बना। ये जो अवक्षेप का निर्माण होता है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया तो कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है क्लियरली देखिए, A B और C D था, हमने A और C को डिस्प्लेस किया है, इंटरचेंज कर दिया है। A ने C को और C ने A को। A B की जगह बन गया C B और C D की जगह बन गया A D। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। सोडियम पे 2 पॉजिटिव आयन थे, सल्फेट पे 2 नेगेटिव आयन थे। यहाँ पर बेरियम पर 2 पॉजिटिव आयन थे और क्लोरीन पर 2 नेगेटिव आयन थे। क्या हुआ है, बेरियम के 2 पॉजिटिव आयन यहाँ आ गए हैं, सल्फर के 2 नेगेटिव आयन, यानी कि जो ये सोडियम आयन था इसने बेरियम के आयन को डिस्प्लेस कर दिया है। सोडियम के आयन ने बेरियम के आयन को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम सल्फेट की जगह बन गया बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जगह बन गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका सॉल्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ है, दोनों तरह के सब्सटेंसेस ने, कैटायंस ने और एनायंस ने अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर लिया है, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं।
ए की जगह सी ने ले ली और सी की जगह ए ने ले ली, तो ए बी की जगह बन गया सी बी और सी डी की जगह बन गया ए डी। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन यानी अवक्षेपण का भी निर्माण होता है, इसलिए अवक्षेपण निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि जो मेटल आप यहाँ बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सॉलिड बना था ये प्रेसिपिटेट हो जाता है बेटा। लिक्विड के ऊपर रिएक्टेंट जो ये एक्वस सोल्यूशन है बना था, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में अवक्षेपण हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन का रिएक्शन भी बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट तो बोलते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और ये सारा है। अब मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले कि हुआ क्या है और कैसे कैसे होता है। हम यहाँ देखने वाले हैं विस्थापन प्रक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? मेटल फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मिक्स्ड विद द आयंस ऑफ ए मेटल लोअर डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि कम अभिक्रियात्मक वाली जो धातु है वो रिप्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है, विस्थापित हो जाती है और उसकी जगह जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल यानी ज्यादा अभिक्रियात्मक जो मेटल होती है वो उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि द एटम्स ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि जो परमाणु होते हैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल के, ज्यादा अभिक्रियात्मक धातु के, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के आयन से। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो डिस्प्लेस कर देगी जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्टिव मेटल की सीरीज बनती कैसे है, कि कौन सी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करने वाली है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर है पोटेशियम, के होता है पोटेशियम, फिर है सोडियम, मैं साथ साथ लिख देती हूँ आपको ताकि आपको आसानी रहे। इससे क्या होगा, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी मेटल किस रिएक्शन में कहां पर डिस्प्लेस होने वाली है। पोटेशियम डिस्प्लेस करेगा किसको? सोडियम को। सोडियम नहीं डिस्प्लेस कर सकता पोटेशियम को। कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है सोडियम और पोटेशियम दोनों। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ? ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है मेटल्स की कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है। सबसे ऊपर वाली को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता पोटेशियम के लिए, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटायंस एंड आयंस चाहिए। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, कार्बन आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। फिर है जिंक, फिर है फेरस यानी कि लोहा, फिर है टिन, फिर है लेड, हाइड्रोजन भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। फिर है कॉपर, कॉपर के बाद है सिल्वर, सिल्वर के बाद है गोल्ड और सबसे लास्ट में है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि सोडियम कैन रिप्लेस, इन सब में से सबको रिप्लेस कर सकता है सोडियम, पोटेशियम इन सबको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कैल्शियम और सोडियम का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप कराना चाहेंगे तो कैल्शियम वुड नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस सोडियम, कैल्शियम सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसी तरह मैग्नीशियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। अब आपको समझ आती हूं मैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा गया है, जो आपको विस्थापन प्रक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जो बताई गई है उसमें क्या पूछा गया है आपसे, वो देखते हैं। एक्सरसाइज पर अभ्यास जो दिया गया है, इसमें से जो द्विविस्थापन वाली प्रक्रिया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से द्विविस्थापन वाली प्रक्रिया कौन सी है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए पहले में लिखा है सोडियम क्लोराइड को लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया गया तो पोटेशियम आयोडाइड बना और लेड क्लोराइड बना। बिल्कुल मेरे ख्याल से यही डिस्प्लेसमेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको KCl था और PbI2 था, K के साथ Cl था, K के साथ अब आ गया है आयोडाइड, और लेड के साथ क्लोराइड था और लेड के साथ यहाँ पर आयोडाइड था और यहाँ आ गया है क्लोराइड। आई थिंक 1 इज परफेक्टली मैचिंग विद द ऑप्शन। दूसरा कार्बन प्लस ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड है तो एडिशन रिएक्शन हुआ, इसमें विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद CH4 प्लस 2H2O, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडाइज हो गई, यानी कि जैसे कि किसी मीथेन में अगर आग लगेगी, मीथेन गैस है उसमें अगर ऑक्सीजन की मदद से आग ऑक्सीजन की मदद से ही लगती है तो उस ऑक्स का ऑक्सीडेशन, ये भी लगभग ऑक्सीडेशन जैसा प्रोसेस बन जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, द्विविस्थापन प्रक्रिया के हिसाब से जो परफेक्टली फिट बैठता है वो ये है, क्योंकि हमने अभी भी देखा था AB प्लस CD, AB प्लस CD में क्या बनना चाहिए, AB की जगह क्या, A और C डिस्प्लेस होते हैं, A और C डिस्प्लेस होते हैं तो AB की जगह बनना चाहिए AD की जगह चला जाएगा और CB।
हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। देखो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस हिसाब से डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन होगा 1, पहला आंसर होगा आपका नंबर 1। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करती है सोडियम सल्फेट के साथ दिया है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड कब रिएक्ट कर रही है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर सिर्फ आपको सोडियम की जगह क्या लगाना है, एल्यूमिनियम लगाना है। यहाँ पर आपको लगाना है सोडियम की जगह एल्यूमिनियम। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। हमसे पूछा गया है बेटा कि BaCl2 को, बेरियम क्लोराइड को अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि बेरियम की वैलेंसी क्या है। बेरियम में 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्लोरीन में सिर्फ 1 पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि यहाँ 2+ है और यहाँ 2- है, तो ये बैलेंस हो जाता है। एल्यूमिनियम के साथ क्या दिक्कत है, एल्यूमिनियम में 3+ आयंस होते हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो रिलीज कर सकता है। यहाँ पर SO4 सल्फेट के साथ जो ऑक्सीजन के 4 एटम्स लगे हुए हैं उसकी वैलेंसी बनती है 2-, यानी कि इनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैच कराना है तो इन दोनों को मैच कराने में बैलेंस करना पड़ेगा। 3 2 6 एंड 2 3 6, तो Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे बनता है। तो क्या होगा, जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। बिल्कुल इसको बैलेंस कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर ठीक बना है क्योंकि Cl इज -1 और ये है +3, तो ये 3 बैलेंस हो गया। यहाँ पर बेरियम सल्फेट 2+ और 2- ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। आई होप क्लियर है आपको ये चीज। हाँ बिल्कुल क्लियर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। इसको इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बैलेंसिंग में आपको अभी दिखाती हूँ। ये इक्वेशन बनी बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट और BaSO4 + AlCl3, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 2 6, दोनों का एलसीएम यही होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूं तो क्लोरीन हो गई 6, और यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं तो क्लोरीन यहाँ पर भी हो गई 6। अब क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब हम आते हैं बेरियम पर। बेरियम यहाँ 3 हो गए हैं, यहाँ बेरियम है 1, तो यहाँ पर हमें 3 बेरियम करने पड़ेंगे। अब देखते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। यहाँ पर SO4 हो गए 3, SO4 हो गए 3 और SO4 यहाँ पर भी 3 थे। एल्यूमिनियम यहाँ 2 और यहाँ भी 2। आई थिंक इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। दिस इज द रिएक्शन जो आपको उसमें पूछा गया एक्सरसाइज में। चलिए वापस एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसका नंबर 3 क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रिएक्शन क्या है, इसको डिफरेंस क्या है इनमें वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए बेटा, AgNO3 HCl, AgCl HNO3, Ag की जगह H आ गया है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। AgCl हो गया है और HNO3 हो गया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन प्रक्रिया हो गई है। नीचे वाले रिएक्शन में क्या है, नीचे वाले रिएक्शन में है Mg2HCl और MgCl2H2, यानी कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ विस्थापन प्रक्रिया। ये द्विविस्थापन प्रक्रिया है और ये सिर्फ विस्थापन प्रक्रिया है, दोनों में सिर्फ यही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है सही ऑप्शन पर टिक लगाइए। व्हेन द आयरन नेल्स आर केप्ट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। मैंने अभी आपको बोर्ड पे जब मैं करा रही थी शायद मैंने आपको रिएक्टिविटी टेबल दिखाई थी। तो रिएक्टिविटी टेबल में कॉपर से बहुत ऊपर था फेरस। मैं एक बार आपको वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, कॉपर से बहुत ऊपर है फेरस। तो फेरस यानी कि आपको जब फेरस को आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आयरन ऑब्वियसली डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में फेरस ऊपर है और कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, लोहा ऊपर है और तांबा नीचे की तरफ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन नेल्स क्या हो जाएंगी, आयरन सल्फेट बनाने पर आयरन और कौन सी गैस निकलेगी, आयरन सल्फेट हो जाएगा। तो कॉपर का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। यहाँ पर रिएक्शन लिख के देखते हैं पहले। रिएक्शन है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। और फेरस सल्फेट कैसे बनेगा, देखिए SO4 2 होता है, तो और Fe क्या होता है, 3 भी होता है 2 भी होता है, लेकिन नॉर्मली 3 होता है।
तो Fe का बनेगा 2 और SO4 3, ये बैलेंस करने के लिए Fe2SO4 फॉरेस्ट सल्फेट ऐसे बनेगा और साथ में कॉपर बन जाएगा। जो ये ब्राउन कलर, पहला इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आयरन नेल्स टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, बिकॉज जो कॉपर बनेगा वो कॉपर जाकर आयरन नेल्स के ऊपर चिपक जाएगा ब्राउन कलर के पाउडर के रूप में। बाकी दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते हैं, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑब्वियसली आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और मैं आपको एक बार लास्ट में एक वर्कशीट में मैं आपको फिर से बता दूंगी कि कौन कौन सी रिएक्टिव मेटल्स हैं और कौन कौन सी नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे है, कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। लाइफ इज वेरी ह्यूज, इस जर्नी काफी बड़ी जर्नी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर कदम पर कुछ नया सीखते जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।